अडानी जी के पीछे ही लग रहा है सब के सब पड़ गए हैं। सबका मतलब आप राहुल गांधी से ही मत लगाइएगा। हर 2-4 महीने में कहीं ना कहीं से अडानी के भ्रष्टाचार का मामला सामने आ ही जाता है। कभी अमेरिका तो कभी हिंडनबर्ग लगातार आरोप और जांच तो चला ही रहे हैं इनके ऊपर। इस बार मामला आया है नॉर्वे से। हालांकि ये पहली बार नहीं है, लेकिन मामला है गंभीर, क्योंकि इस बार सीधे ही अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इनकी कंपनी में निवेश करने से मना कर दिया गया है। दरअसल नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी को निवेश के लिए अयोग्य कंपनियों की सूची में डाल दिया है। पाप का घड़ा खाली भरा नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। दुनिया भर में अडानी के भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है, बस अपने ही देश वाले मानने को तैयार नहीं है। अब कोई माने ना माने, हमें क्या है, हमारा काम तो खबर को बताना है। जिसको खबर से दिक्कत है उसको सच से दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल नारी का ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बात तो पता चल ही गई होगी, तो चलिए अडानी ने क्या कांड किया है इसको हम समझ लेते हैं। नॉर्वे का सवरेन वेल्थ फंड, जिसको आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल जीपीएफजी कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवरेन वेल्थ फंड माना जाता है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में नॉर्वे की तेल और गैस से होने वाली आय को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई थी। आज ये फंड लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति का मैनेजमेंट करता है और दुनिया भर की हजारों कंपनियों, फंड, शेयर बाजार, बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करता है। लगभग 70 से अधिक देशों की कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी है। इसका मैनेजमेंट नॉर्वे के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अब इस कंपनी के नैतिक पहलू को जान लेते हैं। हाँ भाई, होते हैं कंपनियों के नैतिक वैल्यू, खाली हमारे वाले ही ये सब नहीं मानते हैं। नॉर्वे में निवेश के लिए सख्त मानदंड हैं जो नॉर्वे के कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह फंड दुनिया भर की हजारों कंपनियों में निवेश करता है, लेकिन साथ ही एक सख्त एथिक्स काउंसिल भी चलाता है जो तय करता है कि किन कंपनियों में निवेश नैतिक मानकों के अनुरूप है और किन में नहीं है। अगर किसी कंपनी पर भ्रष्टाचार, तंबाकू या भांग प्रोडक्ट का उत्पादन या बिक्री, कोयला खनन या कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन, परमाणु हथियार से जुड़े मामले या ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो या किसी पर्यावरण को लेकर के किसी कंपनी पर संदेह हो, तो यह फंड उस कंपनी के निवेश से बाहर निकल जाता है। इस वजह से इस कंपनी के फंड से जुड़े फैसलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। अपने इन्हीं सख्त नियमों के कारण ही वॉरेन बफेट की कंपनी और भारत की एनटीपीसी सहित दुनिया भर की कंपनियों में इसका निवेश नहीं है। लेकिन अडानी का मामला सामान्य नहीं है। इनकी कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इन साहब को बाहर कर दिया गया है। इतनी बेसिक जानकारी के बाद अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक नार्गेस बैंक ने क्लियरली बोला है कि अडानी ग्रीन एनर्जी को भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के कारण अयोग्य या फिर ब्लैकलिस्ट किया गया है। यह निर्णय उनकी काउंसिल ऑफ एथिक्स की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जो लंबे समय से कंपनी के कामकाज के तरीकों की निगरानी कर रही थी। यहां यह समझना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब अडानी समूह के किसी हिस्से पर इस फंड ने कड़ा रुख अपनाया हो। कुछ समय पहले 15 मई 2024 को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी इसी तरह से ब्लैकलिस्ट किया गया था। उस समय भी मुख्य कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन और उन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बताया गया था जहां पर अडानी की कंपनी द्वारा सैन्य शासन के साथ व्यापारिक गठजोड़ था। दरअसल ये मामला म्यांमार में सैन्य तख्तापलट से जुड़ा हुआ है। फंड के एथिक्स काउंसिल ने पाया कि अडानी पोर्ट्स का म्यांमार में एक पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए सैन्य नियंत्रित संस्था म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के साथ व्यापारिक गठबंधन था।
फरवरी 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद इस गठबंधन को नैतिक रूप से जोखिम भरा और भ्रष्टाचारी होना माना गया था। इसी कारण अडानी पोर्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया था। अडानी समूह के लिए ये अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब दुनिया का सबसे बड़ा फंड आपको भ्रष्ट या अयोग्य की श्रेणी में डालता है, तो ये बाकी वैश्विक निवेशक और भारत की साख के लिए भी खतरा बन जाता है। अगर हम अतीत के पन्नों को पलटें तो इस पूरे विवाद की जड़ें जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में मिलती हैं। उस रिपोर्ट में अडानी समूह पर दशकों तक स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए गए थे। हालांकि समूह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे भारत पर हमला बताया। अडानी इज इंडिया कब हुआ भाई, जो अडानी पे हमला देश पे हमला हो गया? मगर खैर, ये तो अब भारत के लिए आम सी बात हो गई है कि कुछ भी मामला हो, चाहे वो कितना भी गंभीर हो, ऐसी कोई घिसी पिटी लाइन बोल दो और निकल जाओ। बहानेबाजी एक तरफ, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। इसी का नतीजा था कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद S&P डाउ जोन्स ने भी अडानी एंटरप्राइजेस को अपने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया था। इसके बाद हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग DOJ और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि समूह ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $250 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया ताकि सोलर पावर के बड़े ठेके हासिल किए जा सकें। नॉर्वे के फंड का ताजा फैसला इसी रिश्वत कांड और अमेरिकी जांच के बाद आया है। काउंसिल ऑन एथिक्स ने पाया कि अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो व्यापारिक विस्तार हुआ, उसमें पारदर्शिता की भारी कमी थी। अब तो मामला समझ में आ गया होगा, किसी वजह से अडानी ग्रीन को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नॉर्वे में तो हो गया, क्योंकि हर जगह का नियम कानून अपने यहाँ के जैसा तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी जैसे इतने पक्के वाले दोस्त इन्हें कहीं और मिलेंगे। जो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दोस्ती पर आंच नहीं आनी चाहिए। जनता का क्या है, वो तो 5 किलो अनाज और जय श्री राम के नारों पर ही मस्त हो जाती है। मामला गंभीर इसलिए है कि जब से अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तब से राहुल गांधी और बाकी विपक्ष जो विपक्षी दल हैं, वो संसद में बार बार इस पे सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हुई। अदालत ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से जांच रिपोर्ट मांगी। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे बड़े पैमाने पर शेयर मूल्य में हेरफेर का कोई ऐसे प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2024 में कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच को किसी विशेष एजेंसी को सौंपने का आधार नहीं बनता है। अब सोचिए, अपने यहां तो इनको क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिल रही है, और अडानी के ऊपर बाहर देखिए तो हर 2-4 महीने में कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता ही जा रहा है, प्रूव भी करता जा रहा है। लेकिन नॉर्वे के वेल्थ फंड का फैसला इस बात का संकेत देता है कि अडानी का मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्वे का वेल्थ फंड आमतौर पर विस्तृत जांच और एथिक्स काउंसिल की सिफारिश के बाद ही ऐसा निर्णय लेता है। यहां पर अडानी मामले में यह निर्णय भी कोई मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में नहीं आया है, भ्रष्टाचार के मामले में आया है। आखिर हमारी भ्रष्टाचार विरोधी सरकार की जुबान अडानी के नाम पर सिल क्यों जाती है? क्यों का उत्तर आपको भी पता है और हमको भी पता है। आखिर कब इन लोलुप भ्रष्टाचारियों पर यह देश गंभीरता से सोचेगा, एक्शन लेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।